हैवी टॉपिक नहीं आया है, अभी आप बहुत जनरल चीजें पढ़ रहे हो जो सीएससीटी का ही थोड़ा सा डिटेल है, कंसेप्ट वहां फिर भी चीजें क्लियर थी, ठीक है। चल, अब आपके सामने हेडिंग क्या दिख रही है, टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। अब नीचे आपको दिखेंगी तीन टाइप की कंपनीज, ठीक। सबसे पहला कंपनी कौन सा है, स्टैट्यूटरी। दूसरा क्या लिखा है, रजिस्टर्ड। तीसरा क्या लिखा है, अनरजिस्टर्ड। ये स्टैट्यूटरी कंपनी क्या है, जो किससे बनती है, स्पेशल एक्ट। याद करो मैंने होमवर्क दिया था, होमवर्क में क्या दिया था हमें, 10 स्पेशल एक्ट से बनी कंपनीज का नाम। तो भाई उन सबको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी। क्यों उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं, स्टैट्यूटरी वर्ड का मीनिंग क्या बताए, लीगल, एज पर लॉ। लॉ, एक्ट बना है, इसका एक्ट बना है तब जाके हमने इसकी क्या बनाई है, एक कंपनी, ठीक है। तो ये स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है, और या फिर क्या होता है, स्पेशल एक्ट ऑफ एनी, क्या लिखा है, स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब या तो उसने किसने बनाया हो, सेंट्रल पार्लियामेंट ने बनाया, या तो एक स्टेट के लेजिस्लेचर, हमने पढ़ा था ना स्टेट लेवल का भी पार्लियामेंट होता है, तो इसमें से किसी ने भी इसे बनाया तो ये स्पेशल एक्ट पूरे सेंट्रल लेवल का भी हो सकता है और किसी पर्टिकुलर स्टेट का भी लेजिस्लेचर बना सकता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने दे रखा है, जैसे कि क्या हो गया, रेलवेज, वाटरवेज, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो जनरली यहाँ पर सेंट्रल लेवल के लोग आते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है, रजिस्टर्ड कंपनी। नॉर्मली जो आप कंपनी समझते हो रजिस्टर्ड कंपनी ही होती है, वो रजिस्टर्ड एज पर क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013, और फिर वही अर्लियर कंपनीज एक्ट, जिससे पहले पुराने कंपनीज थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अनरजिस्टर्ड कंपनी। खुद कॉमन सेंस लगाओ, अनरजिस्टर्ड मतलब जो एज पर कंपनीज एक्ट नहीं होगी। अनरजिस्टर्ड कंपनी, इन्होंने कहा ये कंपनी है लेकिन रजिस्टर्ड कवर्ड प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट में नहीं है, ये कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। इट्स इंक्लूड क्या, पार्टनरशिप फर्म, क्या बोला है, सोसाइटी, क्या लिखा है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रेलवे कंपनी इनकॉर्पोरेट एज एनी पार्लियामेंट या एनी अदर। इन्होंने कहा कि भाई स्टैट्यूटरी अलग है, स्पेशल अलग है, फिर उन्होंने क्या बोला, रजिस्टर्ड अलग है। जो इन सब में कवर नहीं होते हैं वो सब क्या होते हैं, अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड कंपनी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म क्या कोई कंपनी है क्या, इन्होंने स्पेशल भी साथ में बता दिया। इन्होंने क्या बोल रखा है, वापस इन्होंने क्या बोला, वापस रीड करो, इट्स इंक्लूड, कौन कौन इंक्लूड होंगे, पार्टनरशिप फर्म होता है, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, फिर उन्होंने कहा रेलवे कंपनी जो इनकॉर्पोरेट अंडर एनी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब किसकी बात कर रहा है, स्टैट्यूटरी कंपनी। इन्होंने कहा अनरजिस्टर्ड कंपनी, अनरजिस्टर्ड कंपनी कौन सी है, जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है। तो ये स्टैट्यूटरी जो कंपनी है क्या वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होती है क्या, उसका स्पेशल एक्ट है। बस इन्होंने बोलते ये सब नहीं आते हैं इसमें, ये सब नहीं आते। पार्टनरशिप फर्म का अपना खुद का है, पार्टनरशिप फर्म का अपना खुद का एक्ट है ना, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना खुद का एक्ट है। तो रेलवे का एग्जाम्पल देके वो बता रहे कि भाई रेलवे का अपना क्या है, स्टैट्यूटरी कंपनी है, इसका खुद का स्पेशल एक्ट है, तो वो भी अनरजिस्टर्ड ही होगा, अनरजिस्टर्ड होगा इनके अकॉर्डिंग, लेकिन अदरवाइज वो दूसरी कैटेगरी में तो जाएगा। अब ये कोई डिफाइंड चीजें नहीं है, ये बस उन्होंने जनरली बताया। होता क्या, एक रजिस्टर्ड होता है और एक क्या होता है, अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड मतलब जो कंपनीज एक्ट में है, अनरजिस्टर्ड मतलब जो कंपनीज एक्ट में नहीं है। फिर उन्होंने अलग से क्राइटेरिया बना दिया कि भैया स्टैट्यूटरी कंपनी होती तो कंपनीज ही है, बस वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, वो किसके अकॉर्डिंग जाती है, किसके अकॉर्डिंग, अपने स्पेशल एक्ट। अब याद करो सेक्शन नंबर 1 जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, क्या था सेक्शन नंबर 1, कि कंपनीज एक्ट लगेगा किस किस में। अब किस में लगता था, कंपनी जो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, इंश्योरेंस आ जाता था, देन इलेक्ट्रिक आ जाता था, बैंकिंग आ जाता, सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी आ जाता। अब मुझे बताओ स्पेशल एक्ट भी तो आता था। स्पेशल एक्ट वाली कंपनी बने किसके अकॉर्डिंग है, अपने स्टैट्यूटरी एक्ट के अकॉर्डिंग, लेकिन उसको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। और इनका खुद का लॉ, वेरी गुड, इनका जो खुद का लॉ है वो कुछ बातें बोलता है और कंपनीज एक्ट भी बोलता है, माननी तो दोनों है ना, लेकिन अगर क्लैशेस आएंगे तो भैया कौन प्रिवेल करेगा, स्पेशल एक्ट। तो ये हमने सेक्शन नंबर 1 में डिटेल में पढ़ा था, ठीक है। चलिए फिर उन्होंने यहाँ पे बोला कि यार जनरली देखा जाएगा ना तो दो ही होती है, ये ना अलग अलग टाइप तुम्हें डिटेल में बताना बता रहे, ठीक है। क्या लिखा है उन्होंने, एक प्राइवेट होती है और क्या होती है, पब्लिक। अब किसे बोलते हैं पब्लिक कंपनी, जिसमें जिसमें किसका पैसा लगाओ, जनता का, पब्लिक का पैसा लगाओ, ठीक है। प्राइवेट कंपनी बोल रहा है भैया जनता का पैसा नहीं लगाए, हम नॉन लोगों का, हम प्राइवेट लोगों का पैसा लगाए, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी अलग होता है। चलिए सेक्शन नंबर 1 याद है, अभी बताए। सेक्शन नंबर 2 बताओ क्या है, सारी की सारी डेफिनेशन कवर करता है। चलिए आज फाइनली आते हैं सेक्शन नंबर 3 में। 1 हमारा क्या बोलता है, एप्लीकेबिलिटी बताता है, किस किस में लगेगा ये सारी चीजें बताता है। 2 क्या बोलता है, डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 3 क्या बोलता है, सेक्शन 3 बोलता है आपके सामने एक क्लाइंट आता है, ठीक है। उस क्लाइंट ने आपको बोला एज अ सीएस आपसे पूछा कि देखो मुझे ना कंपनी बनानी है,
तो अगर उसे कंपनी बनानी है तो अब आप उसे बताओगे कंपनी अलग अलग टाइप की होती है, पब्लिक होती है, एक प्राइवेट होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होती है और कंपनी अनलिमिटेड भी होती है। आप मुझे बताइए, आप क्लाइंट से ऐसे बोलेंगे कि आप मुझे बताइए कि जो ये कंपनी है आपको जो बनानी है, आपका काम क्या है, आपका पर्पस क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो उसके ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप क्या करोगे, उसे सजेस्ट करोगे ना कि किस टाइप की कंपनी आपको बनानी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है अ कंपनी में फॉर्म्ड, आपके पास ऑप्शन है कंपनी में फॉर्म एनी लॉफुल पर्पस। पहली बात, किसी लॉफुल काम के लिए, उसने बोला मुझे ड्रग सप्लाई करना है इसके लिए मुझे कंपनी बनाना है, बना सकता है क्या? हाँ, है ना। तो लॉफुल पर्पस के लिए ही बनाना है। अब लॉफुल पर्पस के लिए बनाना है तो भाई आप पूरी डिटेलिंग बनाओगे कि एक पब्लिक कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए, 7। एक प्राइवेट कंपनी होती है जिसमें मिनिमम कितने लोग चाहिए, ठीक है। एक 1% कंपनी भी होती है, अगर आपको किसी की भी जरूरत नहीं है, किसी से भी फंडिंग आपको नहीं उठाना, बहुत पैसा अपने पास, तो फिर अपन क्या बनेंगे, 1% कंपनी। लेकिन ये 1% कंपनी होती क्या एग्जैक्टली होती ये प्राइवेट कंपनी ही है, ठीक है। तो अब आप अपने क्लाइंट को सेक्शन नंबर 3 के बारे में बताओगे, भैया ये अलग अलग टाइप की क्या होती है, कंपनीज होती है। अब उसने कहा कि ठीक है यार मुझे ना प्राइवेट कंपनी बनानी है, मैं मेरे 4 दोस्त मिलकर प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हैं। फिर अब आप उन्हें और डिटेलिंग बताओगे कि ठीक है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी अनलिमिटेड। इसमें बताओगे कि भाई जितने शेयर्स रखोगे लाइबिलिटी आपकी उतनी की बनती है। फिर उन्होंने कहा कि भाई लाइबिलिटी उस शेयर्स की तो बनती बनती है, प्लस आप चाहो तो एक दूसरी टाइप की भी कंपनी बना सकते हो जिस कंपनी में आपको क्या देना पड़ेगा, गारंटी। अब ये गारंटी वाली कंपनी कौन सी होती है बताओ जरा। वेरी गुड, ठीक है। अब मुझे एक कंपनी बनानी है, तुम लोग मेरे प्राइवेट कंपनी के सारे मेंबर्स, सबने 100 रुपए के शेयर्स खरीदे, तो मेरी कंपनी अब क्या हो गई, लिमिटेड बाय शेयर्स। अब चेंज, शेयर्स भी खरीदे और प्लस क्या बोला कि दीदी अगर कंपनी वाइंड अप होगी, अगर दीदी कंपनी वाइंड अप होगी तो हम गारंटी दे रहे हैं, हम सब कितना देंगे, 1-1 लाख देंगे। लेकिन कब देंगे, कब किस सिचुएशन में देंगे, जब कंपनी क्या होगी, वाइंड अप। अब भाई रिलायंस कंपनी हो गई, टाटा कंपनी, इतनी सारी कंपनी क्या वाइंड अप होते रहते हैं क्या, जब होगी तब होगी। अभी तो आप मुझे 100 रुपए दे दोगे क्योंकि कंपनी कंपनी के शेयर्स आपने ले लिए 100 रुपए वाले। और अगर मेरी कंपनी का है ना वो बुरा दिन आता है जिस टाइम पे मेरी कंपनी वाइंड अप होती है, तो उस टाइम पर मैं आपको कॉल करके बुलाऊंगी और बोलूंगी कि भाई आप लोगों ने वादा किया था, गारंटी दी थी, किस चीज की गारंटी दी थी कि आप मुझे 1 लाख दोगे, अब मुझे उस 1 लाख की जरूरत है, तो उसे संभाल के आप रखोगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। लास्ट क्या लिखा है, अनलिमिटेड कंपनी कौन सी होती है, जिस दिन वाइंड अप होगा ना, 1 लाख नहीं मांगूंगी, जितना बैंक मुझसे मांग रहा है, जितना मुझे लॉस हुआ है वो सब मैं आपसे मांगूंगी। अब आप दे पाते हो कि नहीं दे पाते वो बात अलग है, नहीं दे पाओगे, है ना, क्योंकि कंपनी के नाम का तो आपने इतना बड़ा बड़ा लोन ले रखा होगा, ठीक है। तो अब मैं तुमसे मांगूंगी आप अपनी पूरी पर्सनल प्रॉपर्टी बेच बेच के मुझे चुकाओगे, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड ना, कंपनी की लाइबिलिटी नहीं है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मेंबर्स की। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। सेकंड क्या बोलता है, कंपनी के मेंबर की लाइबिलिटी शेयर के अकॉर्डिंग तो लिमिटेड है, लेकिन उसने प्लस क्या दे रखी है, गारंटी, और गारंटी का अमाउंट भी हमने लिमिट कर दिया है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है ना, तो गारंटी का अमाउंट भी क्या है, लिमिट, 1 लाख डिसाइड कर लिया, मर्जी है, स्टार्टिंग में मेमोरेंडम में लिख दिया जाता है भैया 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 10 लाख, जितना लिखा होगा, तो ये भी लिमिट है, 10 लाख से ज्यादा नहीं मांग सकते ना फिर। लेकिन अगर मैंने बोल दिया मेंबर तुम्हारी लाइबिलिटी क्या हो गई, अनलिमिटेड, मतलब कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे मांगू आपको देना पड़ेगा। अब आपको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी भी बेचकर अगर देना पड़ता है तो देना पड़ सकता है, अदरवाइज आपके अगेंस्ट केस होगा, फिर आपको चक्की पीसना पड़ेगा, चक्की पीस के पैसा कमा कर दोगे, ठीक है। चलिए, अब इन्होंने कहा देखो वैरायटीज बहुत होती है, कंपनी के क्लासिफिकेशन बहुत होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या बोला, रजिस्टर्ड होता है। फिर रजिस्टर्ड के अंदर उन्होंने बोला कि भाई स्पेशल एक्ट वाली एक स्टैट्यूटरी कंपनीज होती है। फिर उन्होंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, मेंबरशिप में क्या बोला, एक पब्लिक होता है, प्राइवेट होता है, और क्या बोला, 1% कंपनी। अब हमने इनकॉर्पोरेशन वाला भी पढ़ लिया, पढ़ाना भी इनकॉर्पोरेशन वाला, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन के बाद ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप हमने पब्लिक देखा, प्राइवेट देखा, ठीक है। ओपीसी क्या होता है बताओ, एक ही मेंबर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट इन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या लिखा है, कुछ सेक्शन नंबर आपको याद होते जा रहे होंगे, सेक्शन नंबर 1 याद हो गया, 2, अभी 3 देखा, 3 बताता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ठीक है, 3 बताता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब 4, 5, 6, 6 क्या था,
वेरी गुड, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस याद आ रहा है? हमने पढ़ा था सेक्शन नंबर 6 क्या था, ओवर राइडिंग, नॉट विथ स्टैंडिंग। ठीक है, हमेशा हमेशा जो भी बातें करनी है एज पर कंपनीज एक्ट करनी है, उसको आपको क्रॉस करना नहीं है। वेरी गुड। अब यहाँ पे सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 कंपनी मतलब क्या होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट। बोले तो हमने कंपनी तो बनाई है लेकिन समाज की सेवा के लिए। अब ट्रस्ट सुना तो होगा, है ना? क्या होता है ट्रस्ट, बताओ जरा। समाज के लिए काम कर रहे, ठीक है। तो ट्रस्ट का भी अपने आप में एक एक्ट है, इंडियन ट्रस्ट एक्ट, एक एक्ट होगा, ठीक है, आपके सिलेबस में आप पढ़ोगे। पार्टनरशिप फर्म सुना है, कॉर्पोरेट सोसाइटी सुना है, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर जानते हो? सोल प्रोप्राइटर मतलब क्या? सिंगल, अकेला काम करना है, यही होता है। पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या? मिलकर काम करना है, ठीक है। अब कंपनी बनाना मतलब क्या? ग्रुप में काम करेंगे और थोड़ा सा फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में काम करेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर मैं 10 हूं, अगर मैं 10 लोग की टीम है हमारी, 10 लोग मिलकर बिजनेस करना चाहते हो, तो आप मुझे क्या ऑप्शन दोगे? पार्टनरशिप फर्म भी दे सकते हो और कंपनी भी दे सकते हो। मैंने कहा कि भाई मुझे ना बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज फॉलो नहीं करनी है, तो मुझे क्या सजेस्ट करोगे? पार्टनरशिप फर्म। बहुत सारी फॉर्मेलिटीज मुझे फॉलो करनी है क्योंकि हमारे बीच में, हम 10 लोग के बीच में भैया झगड़े हो गए तो झगड़े कैसे रिजॉल्व होंगे? तो चीजें अगर स्ट्रक्चर्ड होंगी तो कोर्ट हमारी बातें सुनेगा, अगर चीजें स्ट्रक्चर्ड नहीं होगी तो कोर्ट हमारी बातें नहीं सुनेगा। तो हमें डर है हम 10 लोग ठीक से काम करें, तो हम क्या, फिर आप क्या सजेस्ट करोगे? कंपनी बनाओ। तो ऐसे सारे सिस्टम्स चलते हैं। तो होता क्या है, अगर आपको समाज सेवा करनी तो आप अकेले समाज सेवा कर सकते हो, अकेले कर सकते हो, अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में सेवा कर सकते हो, कंपनी बनाकर सेवा कर सकते हो, या फिर आप क्या करोगे, अपना एक ट्रस्ट बनाओगे। ये भी सिस्टमैटिकली ही काम करता है। अपना एक ट्रस्ट बनाकर भी आप सेवा कर सकते हो, लेकिन जो ट्रस्ट बनेगा वो किसके अकॉर्डिंग बनेगा? इंडियन ट्रस्ट एक्ट को फॉलो करेगा। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो क्या कर सकते हो? कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 8, सेक्शन 8 बोलता है कि भाई आप समाज के लिए अगर कुछ करना चाहते हो तो कंपनी बनाकर भी आप सेवा कर सकते हो, लेकिन फिर आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा? कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 8। तो मर्जी है, ट्रस्ट भी बनते हैं, कंपनी बनाकर भी कर सकते हो आप, आपकी मर्जी, आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना है या फिर क्या करना है? इंडियन ट्रस्ट एक्ट, या आपको पार्टनरशिप फॉर्म करना है, जो आपकी मर्जी। ये तो आपके पास होता है ना ऑप्शन, ठीक है, आपका पैटर्न किस टाइप का है। चलिए, तो इन्होंने कहा ऑब्जेक्ट के हिसाब से भी कंपनी बनता है, तो सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या? नॉट फॉर प्रॉफिट वाली कंपनी। ये सेक्शन नंबर याद रखना, डिटेल में हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? निधि कंपनी। इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था निधि कंपनी, सेविंग, है ना? हम क्या करते थे, हम अपना एक कंपनी बनाते थे, इस मेंबर, यहाँ पे जितने मेंबर्स होते हैं उस मेंबर को ही फेवर करते थे, उस मेंबर की सेविंग को बहुत ज्यादा फोकस करते थे। प्रोड्यूसर कंपनी में सुना सुना सा है, फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए, ठीक है। इन्होंने सारे किसान भाई लोग को बोला कि भाई तुम नॉर्मल कंपनी बनाओगे तो बहुत फॉर्मेलिटीज होंगी, एक काम करते तुम्हारे लिए एक अलग टाइप की कंपनी बनाते हैं जिसमें कंप्लाइंसेस कम लगेंगे। तो दैट वाज प्रोड्यूसर कंपनी। तो हम पढ़ रहे हैं कंपनी के अलग अलग क्लासिफिकेशन है, on the basis of incorporation, on the basis of membership, on the basis of object। नेक्स्ट क्या लिखा है? on the basis of member liability। अभी देखा हमने लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, और क्या है? अनलिमिटेड। फिर क्या बोला है? ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। इन्होंने कहा कि भैया एक गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसमें कंट्रोल गवर्नमेंट का होगा, कितना? 51%। मतलब कि मोर देन, बोल सकते मोर देन 50, मोर देन 50 मतलब क्या हो गया? अगर 50.1 भी है, 50.2 भी है, पक्का? तो फॉरेन कंपनी में क्या था? पक्का? सही बोल रहे हो। चलो, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी क्या बोल रही है? भाई शेयर किसका है? गवर्नमेंट का। अब देखो गवर्नमेंट ना सेंटर भी होती है और क्या होती है? स्टेट भी। या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरा स्टेक ले रखा है, या तो स्टेट ने पूरा, या तो दोनों ने पार्टली। चलो, तो गवर्नमेंट तो हमें समझ में आ गया। होल्डिंग कंपनी क्या थी? दो तरीके से होल्डिंग कंपनी बनती थी, ऑन द बेसिस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कॉम्पोजिशन, और दूसरा वोटिंग पावर्स। हम पिछले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है? होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को हम साथ में पढ़ते हैं। होल्डिंग कंपनी की कोई डेफिनेशन नहीं है, होल्डिंग में क्या लिखा रहता है? जिसकी सब्सिडरी होती है, ठीक है। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनैलिटी भी उन्होंने बता दी है। सबसे पहले उन्होंने क्या बताया? डोमेस्टिक कंपनी। फिर क्या बताया? फॉरेन कंपनी। डोमेस्टिक कंपनी मतलब क्या? इंडियन कंपनी रजिस्टर्ड, ठीक है। और फॉरेन कंपनी जो बाहर रजिस्टर्ड, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस
इंडिया में। अब यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि मोर डिटेल के लिए, है ना, यहाँ एक सब्जेक्ट लिख दिया। कौन सा सब्जेक्ट है? सिविल। आपका एक अलग से एक और सब्जेक्ट है जो मैं ही पढ़ाऊंगी, ठीक है। अब वो जो सब्जेक्ट है वो मैं अभी चालू नहीं करूंगी, क्यों? क्योंकि देखो इन्होंने क्या बोला है कि ये डिटेल और हम वहां पढ़ेंगे। तो कंपनी लॉ जब आप पढ़ते हो तो स्टार्टिंग के चैप्टर आपका बेस होता है और उसी बेस को वहां यूज किया जाता है। तो इनकी स्टार्टिंग जब हम पढ़ लेंगे, अच्छा खासा आपको इसमें ग्रिप आ जाएगा, फिर आप वो समझने के लिए क्या हो जाओगे, एलिजिबल। तो दोनों जो सब्जेक्ट है इंटर इंटर रिलेटेड है, ठीक है। तो ये पहले स्टार्टिंग के कुछ हम चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसके बाद उस सब्जेक्ट को भी हम जाएंगे। यही सारी डिटेल्स पढ़ेंगे जो जो इन्होंने अभी कंपनीज के बारे में बताया ना, यही डिटेल वहां पे जाके पढ़ेंगे। लेकिन ये डिटेल यहाँ भी तो पढ़ रहे हैं ना। जब यहाँ इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वहां पे सारी चीजें क्या हो जाती है, रिपीट हो जाती है। इसीलिए वो सब्जेक्ट मैंने अभी चालू नहीं हुआ। यहाँ पे भी पढ़ेंगे, वो भी पढ़ेंगे, तो पैरेलली नहीं चलाएंगे, पहले एक बार इसे खत्म करेंगे, फिर वो फटाफट अपने आप गो थ्रू हो जाएगा, ठीक है। वो फिर रिविजन जैसा होता है। चलिए, अब इन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एक एक को इन्होंने समझाना चालू किया। पहला क्या बोला, कंपनी कौन सी, रजिस्टर्ड। फिर क्या बोला, स्टैट्यूटरी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, पहला क्या बोला, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। फिर गारंटी। फिर अनलिमिटेड। अभी तो समझा, वही चीजें फिर से रिपीट बता रहे। फिर सेक्शन 8 कंपनी कौन सी थी? चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं, क्योंकि ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अ कंपनी, कंपनी का सोल ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या प्रमोट करना, क्या प्रमोट करना, कॉमर्स को। क्या प्रमोट करना, आर्ट्स, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। समझ में आ रहा है ना, ये सब क्या है, सोशल चीजें हैं। इन्होंने साफ साफ बोल रखा है भैया इस कंपनी का मेजर ऑब्जेक्ट क्या है, इन सारी चीजों पे काम करना, जिससे हमारे हमारे समाज में क्या होगा बच्चा, कहीं ना कहीं अवेयरनेस आएगी, चीजों को प्रमोशन मिलेगा। यूजफुल पर्पस, नॉट हैविंग एनी प्रॉफिट, इनका कभी भी इनका पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। मोटिव विल बी टर्म एज नॉट फॉर द प्रॉफिट कंपनी, सच कंपनी मस्ट सप्लाई इट्स प्रॉफिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो लाइन है, रीड करो क्या बोल रहा है। कंपनी क्या करती है, अगर कंपनी को प्रॉफिट हुआ, वेरी गुड, अगर इस कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो आप इसे क्या करोगे, वापस से कंपनी में री इन्वेस्ट करोगे। देखो एक नॉर्मल कंपनी और एक सेक्शन 8 कंपनी का थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे। इस कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे, आप बन गए इस कंपनी के शेयर होल्डर, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी के आपने शेयर्स खरीदे और आप इसके भी बन गए शेयर होल्डर। लेकिन जब आपने इसके शेयर्स खरीदे तो आपने डोनेशन दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है, वेरी गुड। अगर आपने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे तो आपने डोनेशन नहीं दिया है, बदले में रिटर्न में आपको क्या मिलने वाला है, डिविडेंड। क्या मिलने वाला है, डिविडेंड। इन्होंने साफ बोल दिया भैया हम कोई डिविडेंड देने नहीं वाले। कंपनी को जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को हम दोबारा से क्या करेंगे, री इन्वेस्ट करेंगे। तो इस कंपनी के अगर शेयर्स खरीद रहे हो तो मतलब आप चैरिटी कर रहे हो, आप डोनेशन दे रहे हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? आप चैरिटी कर रहे हो, आप डोनेशन दे रहे हो, आपको इससे कोई रिटर्न मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये सेक्शन 8 कंपनी है, इसका मोटिव पैसा कमाना नहीं है। तो इससे अगर कुछ भी प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट वापस से री इन्वेस्ट किया जाएगा, जो पर्पसेस हमने अपने मेमोरेंडम में लिखे। और मेमोरेंडम में कौन कौन से पर्पसेस लिखे, अभी जो हमने देखा भैया, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, इन सबको प्रमोट कर रहे हैं। ऑब्वियसली, वेरी गुड। हाँ मैंने भी सुनी। लिखा है, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन दिख रही है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, नॉट लेस देन 51%। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी, आईटेक्स कंपनी एक प्राइवेट कंपनी, आईटेक्स कंपनी के 51% शेयर्स सरकार ने खरीद लिए। तो अब आईटेक्स कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है, आईटेक्स कंपनी क्या बन गई, गवर्नमेंट कंपनी। क्यों? क्योंकि किसका पैसा लग गया इसमें, सरकार का। अब इन्होंने कहा कौन सी गवर्नमेंट ने लगाया, इन्होंने कहा कि भैया सेंटर ने लगाया, और लिखा है, या फिर किसने लगाया, स्टेट गवर्नमेंट ने, एमपी की सरकार ने लगाया, या फिर सेंट्रल लेवल के लोगों ने लगाया, या फिर क्या लिखा है, पार्टली सेंटर और पार्टली एक या एक से ज्यादा स्टेट, मतलब एमपी हो गया, यूपी हो गया, ठीक है, देन कर्नाटका हो गया, मिलके थोड़ा 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 लगा रहे। अगर सबका मिलाकर 51 होता है, देखो एग्जाम में ऐसे केसेस आ सकते हैं। एग्जाम में बोलेगा कि भाई 20% ना एमपी गवर्नमेंट का लगा है, ठीक है, 20% गुजरात का लगा है, ठीक है, गुजरात गवर्नमेंट का लगा है, देन उसके बाद 2% सेंट्रल गवर्नमेंट का लगा है। बताओ क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है?
सबका इकट्ठा करके देखेंगे क्या ये गवर्नमेंट कंपनी है। 2020 कितना होता है 40, कितना होता है 42। गवर्नमेंट कंपनी है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के लिए हमें क्या चाहिए। अब मुझे बताओ हो गई क्या गवर्नमेंट कंपनी? 12% लगा दिए, हो गई क्या? गवर्नमेंट कंपनी बनने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, मिनिमम कितना चाहिए 51। भाई 70% खरीद ले तब भी तो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, क्योंकि मिनिमम बोला है ना। बात समझ में आई? चलिए, देन इसके बाद क्या लिखा है, होल्डिंग एंड सब्सिडी। चलो देखो, होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन रीड करियो। होल्डिंग कंपनी मींस वन और मोर क्या है इनकी खुद की सब्सिडीज। अदर वन और मोर अदर कंपनी मींस अ कंपनी विच सच कंपनी आर सब्सिडी। होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन बस ये 3 लाइन में खत्म होती है वापस। होल्डिंग कंपनी वो है जिसकी क्या है, सब्सिडी है। अब यहां से स्टार्ट होता है क्या, सब्सिडी कंपनी। इन्होंने कहा भाई सब्सिडी कंपनी वो है जिसमें होल्डिंग कंपनी जाकर कंट्रोल करती है। किसे कंट्रोल करती है, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब हमारी एक कंपनी है आईटेक्स कंपनी, कोई एबीसीडी कंपनी है, हमारे कंपनी को डायरेक्टर को होल्ड करती है। कैसे डायरेक्टर को होल्ड करती है, कंट्रोल करती है कैसे, इनके कॉम्पोजिशन को। कॉम्पोजिशन मतलब कितने डायरेक्टर्स रहेंगे, कौन अपॉइंट होगा, कौन रिटायर होगा, कौन रिमूव होगा, ये सारा डिसाइड करने वाली कोई एक्स वाई जेड कोई एबीसी कंपनी है। तो वो इतना डिटेल तक अगर कंट्रोल कर पा रही है तो वो हमारी होल्डिंग कंपनी, और हम उसके क्या बन जाएंगे, सब्सिडरी कंपनी। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई वोटिंग पावर है। कितनी वोटिंग पावर है, मोर देन हाफ। मोर देन हाफ मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, मोर देन 50% बोल सकती हूँ। कोई भी कंपनी अगर आईटेक्स कंपनी में 50% से ज्यादा अगर होल्ड करके बैठा है तो वो क्या बन जाएगी, वो होल्डिंग। होल्ड किया है ना, शेयर्स होल्ड किया है इसीलिए। चलिए नेक्स्ट बच्चों, ये आपके लिए न्यू है क्या, सुना है क्या होती है एसोसिएट कंपनी। वेरी गुड। associate company in relation to another company means a company in which other company has क्या लिखा है, significant influence। significant मतलब important। अब इन्होंने कहा भाई significant का मतलब हम आपको यहाँ पे समझा रहे। significant का मतलब क्या है, एटलीस्ट 20%। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है, एटलीस्ट कंट्रोल 20% ऑफ द वोटिंग पावर, कंट्रोल पार्टिसिपेशन इन द बिजनेस डिसीजन। कुल मिला के ये 20% की बात करें। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस मतलब 20% तक का इन्वेस्टमेंट। अब मेरी कंपनी में समझना, ये है हमारी आईटेक्स कंपनी, ठीक। इस आईटेक्स कंपनी में एक्स वाई जेड का 10% की होल्डिंग है। कितने परसेंट की होल्डिंग है, 10%। तो अब जो ये एक्स वाई जेड है, इस कंपनी ने हमारी कंपनी में क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। कितने परसेंट का इन्वेस्टमेंट किया है, 10% का। अब यही एक्स वाई जेड बढ़ा देती है, 10 की जगह आप कितने का इन्वेस्टमेंट किया है, 20 का। तो ये आईटेक्स कंपनी एसोसिएटेड कंपनी है। आईटेक्स कंपनी क्या है, एसोसिएट कंपनी है किसकी, एक्स वाई जेड की। चलो एक्स वाई जेड ने बोला कि नहीं भाई अब हम इसमें क्या करेंगे, 51% के शेयर्स होल्ड करेंगे। तो अब ये एक्स वाई जेड कंपनी क्या बन जाएगी, होल्डिंग कंपनी, और हम क्या बन जाएंगे, सब्सिडरी कंपनी। बात समझ में आ रही है। अगर इसने 100% शेयर्स खरीद लिए आईटेक्स के तो क्या हो जाएगी, होली होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी। मतलब अभी तक सब्सिडरी कंपनी थी, मैंने सब्सिडी कंपनी का बस नाम चेंज कर लिया, क्या बोल दिया, होली ओन। होली मतलब क्या, 100% ओन सब्सिडरी कंपनी। अगर सिंपल लिखा है कि ये सब्सिडरी कंपनी है, दैट मीन्स कितना होल्ड है, 50% से ज्यादा लेकिन 100% से कम। बात समझ में आ रही है। अगर मैंने बोला कि होली ओन्ड है, होली ओन्ड मतलब क्या, 100% सब्सिडी बन चुकी है ये किसकी, एक्स वाई जेड की। तो अगर आप नोटिस करोगे एक्स वाई जेड अगर 10% डालती है तो इन्वेस्टमेंट किया। अब इन्वेस्टमेंट 10 का करो, 5 का करो, 15 का करो, लेकिन जब ये इन्वेस्टमेंट बढ़ के कितना हो जाता है, 20, तो ज्यादा अच्छा इन्वेस्टमेंट आ गया। तो आप एक दूसरे से रिलेटेड हो, आप एक दूसरे से एसोसिएटेड हो। फिर अगर ये कितना हो जाता है 51, तो कहेंगे भैया अब तो हम आप पे होल्ड करते हैं, अब हमारी चलेगी। मीटिंग होगी, मीटिंग में जो भी डिसीजन लिया जाएगा किसकी चलेगी, एक्स वाई जेड की चलेगी। क्यों, क्योंकि मीटिंग में हम एस आर ओ आर पास करते हैं। एस आर ओ आर क्या होता है बताओ जरा मुझे। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब हम वोट करेंगे, ये भी बोल रहा है भैया वोट करेंगे, लेकिन क्या बोल रहे हैं, मोर देन 50%, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है भैया, 75% वोटिंग। तो अगर किसी के पास 51 शेयर्स हैं, 51 शेयर की वोटिंग पावर है, दैट मीन्स भैया ओआर में तो उसी का रोल है। मतलब ओआर के जितने डिसीजन है उसके पास, इसलिए तो कह रहे कंट्रोल कर रही है ना। मतलब जहां ऐसे डिसीजन लेने को बस वो अगर हाँ बोल देगी तो अपने आप ओआर पास हो जाएगा।
अब किसी किसी सिचुएशन में 75 बोल रखा तो फिर उसे दूसरे की हेल्प तो चाहिए होगी, लेकिन कुल मिलाकर आप होल्डिंग कंपनी बन जाओगे अगर 51 होते, लेकिन ऐसे आप 100% लेते हो। तो अभी जो हम कंसेप्ट समझ रहे वो कंसेप्ट कौन सा समझ रहे, कौन सा समझ रहे? एसोसिएटेड कंपनी कौन सी होती है? एसोसिएटेड कंपनी वो कंपनी जिसमें दूसरी कंपनी का कितना 20%। लेकिन अगर आप लैंग्वेज देखोगे, लैंग्वेज में उन्होंने क्या यूज किया है? अदर कंपनी हैज क्या लिखा है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। डेफिनेशन में क्या लिखा जाता है? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। और इसे और क्लैरिफाई करके उन्होंने बोला कि हम एक्सप्लेन करें हमारा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से मतलब हमारा क्या है? एटलीस्ट 20% वोटिंग पावर तो होनी चाहिए, कंट्रोल या पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो आप भी यही लिखोगे, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लिखेंगे, वो ब्रैकेट में आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे? सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस से हमारा मतलब क्या है? 20%। लिखने का तरीका बहुत बच्चा मैटर करता है। फिर क्या लिखा है? बट विच इज नॉट क्या लिखा है? सब्सिडी नहीं है। इसका मतलब क्या? मिनिमम 20%, मतलब 20 से 50 तक का इन्वेस्टमेंट करोगे। मैंने अभी आपको क्या बोला? जैसे ही 51 पहुंचते तो क्या बन जाएगी? सब्सिडी। तो एसोसिएटेड कंपनी एसोसिएटेड कब होगी? जब उसका कम से कम मिनिमम 20 और मैक्सिमम कितना होगा? 50 होगा। मतलब 20 से 50 के बीच में ये एसोसिएट कहलाएगी, लेकिन जैसे 50 से ऊपर हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगी? सब्सिडी कंपनी बन जाएगी। तो साफ इन्होंने बोला भाई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या नहीं है? सब्सिडी कंपनी वाला नहीं है। इनडायरेक्टली वो बोल रहा है मिनिमम 20 और मैक्सिमम 50। बात समझ में आई? चलिए, फिर पैरेलली जॉइंट वेंचर भी बोला। जॉइंट वेंचर मतलब क्या? दो लोग जॉइंट होके, वेंचर मतलब क्या होता है? रिस्क लेना। वेंचर मतलब क्या होता है? रिस्क लेना। जॉइंटली हम क्या लेंगे बच्चा? रिस्क लेंगे। आओ मिलकर बिजनेस करना, बिजनेस करना मतलब रिस्क लेना, ठीक है। चलिए, जॉइंट अरेंजमेंट। अरेंजमेंट मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट। जॉइंट अरेंजमेंट वेयर बाय द पार्टीज दैट हैव जॉइंट कंट्रोल अरेंजमेंट हैव राइट टू, है ना? किस चीज का राइट दे रखा है? एसेट्स का लेकर उन्होंने जो भी बोला है कि भैया दोनों अपने अपने एसेट्स लेके आओ, दोनों कैपिटल लेके मिलकर चलो साथ में बिजनेस करेंगे। तो एसोसिएटेड कंपनी और जॉइंट वेंचर कंपनी, समझ में आया? पक्का? नेक्स्ट सेटिंग क्या लिखा है? कौन सी कंपनी होती है? इनएक्टिव कंपनी बोल सकते हैं। फ्यूचर में काम करेंगे हम, ठीक है। अगर कुछ होल्ड करके बैठे हैं तो हमने एसेट होल्ड करके भी बैठे हैं, ठीक है, लेकिन हम क्या कह रहे हैं? फ्यूचर में काम करेंगे। अब सेक्शन 455 बोलता है ऑफ कंपनीज एक्ट इंक्लूड्स कंपनी विच इज फॉर्म रजिस्टर अंडर दिस एक्ट। बन तो गई है, लेकिन काम क्या बोल रही है? आज बनाया लेकिन फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। होल्ड एसेट्स या फिर इंटेलेक्चुअल, अभी एसेट्स है हमारे पास, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है मतलब समझ लो हाईटेक्स कंपनी। हाईटेक्स कंपनी काम करती काम करती काम करती, बीच में आ गया क्या? कोविड। अभी हमें काम नहीं करना, हमें 2-3 साल का ब्रेक लेना है। आरओसी ऑफिस में मेरा नाम रजिस्टर्ड है। अगर मैं पूरे साल भर काम करती हूँ तो थोड़े थोड़े दिनों में मैं हर महीने महीने क्या करती रहती हूँ? रिपोर्ट भेजती रहती हूँ। किसको रिपोर्ट भेजती हूँ? आरओसी को, ठीक है। अगर मैं काम नहीं कर रही तो क्या रिपोर्ट भेज पाऊंगी? क्या नहीं। मैं आरओसी को बोलूंगी कि सुन आरओसी, अभी 2-3 साल के लिए तो मैं क्या नहीं करूंगी, 2-3 सालों के लिए तो मैं काम नहीं करूंगी, तो मैं रिपोर्टिंग भी नहीं कर पाऊंगी। और रिपोर्टिंग नहीं कर पाऊंगी तो मैं पहले ही आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ, पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर रही हूँ कि भाई साहब देख लेना थोड़ा, है ना, हमें मत परेशान करना, हम रिपोर्ट नहीं कर पाएंगे, हमें एक डोरमेंट स्टेटस दे दो, हम अभी क्या है? इनएक्टिव। हम फ्यूचर में काम करेंगे, 2 साल बाद 3 साल बाद मैं काम करूंगी, लेकिन उस 2 साल में जब मैं काम नहीं करी, एसेट्स रखे हैं मेरे पास ये सारी चीजें अभी रखी हुई हैं, काम करूंगी भले 2 साल बाद, ठीक है। मेरे पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट? ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट। तो मेरा ट्रेडमार्क, आईटेक्स का ट्रेडमार्क मेरे पास ही है, किसी को दिया नहीं है, क्योंकि फ्यूचर में काम करूंगी। तो इन्होंने कहा कि अभी तो मैंने सारी चीजें होल्ड करके रखी, लेकिन फ्यूचर में काम करूंगी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है? हाँ, सेक्शन 455 अपने आप में, जैसे मैंने बोला सेक्शन 8 कंपनी, अभी कंसेप्ट समझने के लिए अभी देखो यहाँ पे बस मीनिंग दे रखा है। तो सेक्शन 8 कंपनी मैंने अभी आपको क्या समझाया? नॉट फॉर प्रॉफिट। लेकिन सेक्शन 8 कंपनी बनेगी कैसे, उसमें क्या क्या कंप्लाइंसेस होंगे, क्या क्या नहीं होंगे, ऐसे ही सेक्शन 455 डोरमेंट कंपनी को लेके बहुत डिटेल बात कर रहा है। अलग से इसमें एक सिंगल चैप्टर है डोरमेंट कंपनी में, और वो पूरा चैप्टर आपको यही सेक्शन एक्सप्लेन करेगा कि डोरमेंट कंपनी में कैसे वर्किंग होती है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो वर्किंग होगी। जैसे इसकी अगर डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन हम पिछले चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं। अभी यहाँ पे जैसे मैंने बस आपको बताया फ्यूचर प्रोजेक्ट, इसमें ये भी था, क्या लिखा है? नॉट, क्या लिखा है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। कब? पिछले 2 साल से। तो ये पूरी डिटेलिंग बताएंगे कि भैया 2 साल से आप काम नहीं करे तो कब आपको स्टेटस को ठीक कर देना है, डोरमेंट से आपको कब एक्टिव बनना है, तो उसकी प्रोसेस क्या होगी, तो ये डिटेल में हम तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसका लोड नहीं लो, 455 पूरी डिटेल प्रोसेस बताता है, ठीक है।
हाँ बेटा, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था ना, चलो फिर से बता रही। क्या लिखा है? सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। हम कब मानेंगे कि आपकी कंपनी काम नहीं कर रही? जब आप के कुछ भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रहे। अब ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या होंगे? चलिए आईटेक्स की बैलेंस शीट बनाते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि मैंने 2 साल में किसी बच्चे को नहीं पढ़ाया, तो मतलब ये वाली एंट्री भी नहीं होनी चाहिए। कौन सी एंट्री? कि बच्चों को पढ़ाना एंड ऑल, छोटी मोटी चल जाएंगी। अब बिल्डिंग खाली पड़ी है तो भैया झाड़ू पोछा तो लगेगा, ठीक है। बंदे को बुलाएंगे, लेकिन उसकी कितनी ही सैलरी होगी? बहुत ज्यादा होगी क्या? 2,000 3,000 ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अब जब हमारी क्लास चलती तो झाड़ू पोछा तो होता होता, लेकिन स्टाफ की भी तो सैलरी जाती, जो अच्छी खासी जाती, 15,000 जाती, 20,000 जाती, 25,000 जाती, 30,000 जाती। तो ये बड़े सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। आप डोरमेंट कंपनी तब कहलाओगे जब आपकी कंपनी में कोई बड़े खर्चे नहीं हो रहे। बड़ा खर्चा मतलब क्या? बड़ा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या? कि हम बिल्डिंग का किराया दे रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? सैलरी दे रहे हैं। अगर हम ये सारे काम करें दैट मीन्स हम इनएक्टिव नहीं है। हम बस आरओसी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? आरओसी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? डोरमेंट स्टेटस ले रहे, हमें फॉर्मेलिटी नहीं कर और हम धंधा चला रहे। लोग ऐसा भी तो करते हैं। तो इन्होंने बोला भैया लोग ऐसा करते हैं, बात अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन की हो रही है, एक सीए को बुलाओ। अकाउंट्स आएगा तो कौन आएगा? सीए आएगा। सीए को बुलाओ। सीए ठप्पा मार के दे दे एक सर्टिफिकेट कि हाँ ये लोग सच बोल रहे, ये इनकी कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं हो रही। तो ये सारी डिटेल कहाँ पढ़ेंगे हम? 455 जो पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, उस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई आप तो झूठ बोल के भी कर सकते हो ना। एक सीए को पकड़ के लाओ, सीए टप्पा मार के देगा कि हाँ कोई ट्रांजैक्शन कोई अकाउंट्स नहीं हुआ है, ठीक है। अगर वो बोल देगी तो उस पर बात आ जाएगी। कल को अगर पकड़े गए तो किस पे बात आएगी? उस पे बात हो जाएगी। जैसे अभी मैंने आपको एक न्यूज दिखाई थी जिसमें सीएस अपॉइंट नहीं किया था, तो बैकडेट से पेनल्टी। बैकडेट से पता चलेगा कि भैया सीए ने फर्जीवाड़ा किया था, काम चल रहा था और गलत सर्टिफिकेट बना के दिया था, तो हाँ उस पर बात आ जाएगी। क्योंकि भाई हर चीज को तो ऑब्जर्व आरओसी बार बार डेली आके तो चेक नहीं करेगा, तो उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को किसी और के सर पे डाल दिया। तो कैसे ये काम होता है ये पूरी डिटेल्स अलग से सेपरेट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन और डिटेल होती है, वो मैं कह रही हूँ। ये डिटेल 3 4 5 साल ऐसी होती है, वो डिटेलिंग हम वहां पढ़े, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है? नॉर्मल एक होता है मीनिंग, एक होता है डेफिनेशन। अभी मैं मीनिंग की बात करूँ। स्मॉल कंपनी मतलब क्या? छोटी कंपनी। इन छोटी कंपनी को हम प्रमोट करना चाहते हैं, तो साफ स्मॉल कंपनी पब्लिक कंपनी होती है कि प्राइवेट कंपनी होती है? प्राइवेट कंपनी। छोटी कंपनी बोला ना, स्मॉल कंपनी ये बात रखना हमेशा प्राइवेट कंपनी होती है। लेकिन इसकी भी हमने एक लिमिट बोल दी। इसकी भी हमने क्या कर दिया? एक लिमिट। कुछ लिमिट याद आ रही है? पेड अप कैपिटल नॉट एक्सीडिंग कितना? लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो क्या कर सकती है? टर्नओवर कितना? 40 करोड़। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कितना? ये लिमिट बढ़ती जा रही है, तुम लोग भी खुद देखते जा रहे हो बच्चा, महंगाई बढ़ती जा रही है। सरकार क्यों लिमिट बढ़ाती जा रही है? सरकार का मोटिव थोड़ा सा समझो, रीजन समझो ये लॉ बनाने के पीछे। रीजन ये है कि जितनी ज्यादा कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आएंगी, उतनी ज्यादा कंपनीज को क्या मिलेंगे? फायदे मिलेंगे। स्मॉल कंपनी बनाने के फायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं। बहुत सारे कंप्लाइंसेस कम हो जाएंगे, बहुत सारी आपको छूट मिलेगी। तो सरकार कह रही है भाई इन्फ्लेशन होता जा रहा है, हम ये रेट बढ़ा रहे हैं। पहले 4 करोड़ नहीं होता था, 50 लाख से चालू हुआ था। 50 लाख कितना ही होता है आज की डेट में? कुछ नहीं होता। किसी कंपनी का आपको 50 लाख नहीं दिखेगा, करोड़ों ही होते हैं। इन्होंने कहा कि भाई ये 4 करोड़ तक की कंपनी मैक्सिमम हम मानेंगे छोटी है, ठीक है। अब 4 करोड़ तक का जिसका पेड अप कैपिटल है वो हमारी नजर में छोटी है, और छोटी कंपनी को मिलेंगे बहुत सारे फायदे, तो इसलिए लिमिट बढ़ती जा रही है। और सरकार चाहे तो इसे कितना बढ़ा सकती है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। टर्नओवर क्या होता है? पूरी साल भर की आपकी सेल। सेल अगर आपकी 40 करोड़ होती है तो हम मान के चलते कि भैया आप एक छोटी कंपनी हो और छोटी कंपनी का फायदा। लेकिन इन दोनों पॉइंट्स के बीच में एंड लिखा है कि और लिखा है? ये हमेशा ध्यान रखना, अगर एंड लिखा है मतलब कि हम दोनों कंडीशंस साथ में फुलफिल होती देखना चाहते हैं, तब हम मानेंगे कि आप एक स्मॉल कंपनी हो, ठीक। डोमेस्टिक कंपनी क्या होगी? ठीक है, होम कंट्री। डोमेस्टिक कंपनी मींस कंपनी दैट कंडक्ट्स अफेयर इन द होम कंट्री। इट शुड बी रजिस्टर्ड। हमारे यहाँ पे रजिस्टर्ड कहाँ होना चाहिए? कंपनीज एक्ट में, या फिर पुराना जो भी है, तो इसे हम डोमेस्टिक बोले। तो यहाँ पर आपकी सारे क्लासिफिकेशन खत्म होते हैं। लेकिन बच्चों स्टिल मैं बोल रही हूँ, हमने फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन पढ़ा था, डिटेल में पढ़ा था। सेकंड चैप्टर में भी फिर से डेफिनेशन है, लेकिन हम फिर से जैसे जैसे ये चैप्टर्स आएंगे उन चैप्टर में बार बार डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन तो धीरे धीरे आपको याद हो जानी चाहिए। कुछ पूछ?
वहां डिटेल में जाएंगे। जैसे कि सबसे पहले प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्राइवेट कंपनी। अब प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन तो कब से पढ़ रहे हो? बता भी दो, प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? गुड। चलो चलो वापस। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पहले समझेंगे और फिर इसकी गहराई। प्राइवेट कंपनी की आज गहराई समझेंगे, ठीक है? प्राइवेट कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन तो बाय बच्चा आर्ट आपको लर्न होनी ही चाहिए, नहीं तो अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? सबसे पहला तीन चीजें, रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्ट इसको रिस्ट्रिक्शन बोल रही हूँ, लिमिट इसे लिमिटेशन बोल रही हूँ, प्रोहिबिट इसे प्रोहिबिशन बोल रही हूँ। तो तीन चीजें, तीन पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। पहला क्या है? रिस्ट्रिक्शन। दूसरा क्या है? लिमिटेशन। देन प्रोहिबिशन। चलिए सबसे पहले रिस्ट्रिक्शंस है। ये किसको लेकर बात करेगा? शेयर्स को लेकर। क्या प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर सकती है? कर सकती है। कभी भी आपका आंसर हाँ और ना, डिपेंड। वेरी गुड। क्या कंपनी शेयर को ट्रांसफर कर सकती है? हाँ। हम सब प्राइवेट कंपनी के हम सब मेंबर्स हैं। आपको अपने शेयर्स बेच के जाना है, बेच सकते हो, हाँ बेच सकते हो, लेकिन क्या था? रिस्ट्रिक्शंस थे ना, कंडीशन थी ना। क्या कंडीशन है? राइट टू ट्रांसफर शेयर कर सकते हो, कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया आपके जो भी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होंगे उनसे पहले पूछो, अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो फिर आप बाहर जाएंगे। दैट वाज रिस्ट्रिक्शन। किसमें रिस्ट्रिक्शन है? किसमें रिस्ट्रिक्शन है? शेयर ट्रांसफर करने को लेके। अगर तुम लैंग्वेज देखोगे, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, तो रिस्ट्रिक्शन याद रहेगा। हेडिंग रिस्ट्रिक्शन और अंदर का कंटेंट क्या लिखोगे? ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे बेचना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैं सबसे पूछ रही हूँ किसी को खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है? सबने बोला नहीं, हम खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं। नॉर्मल, मैं सेलर हूँ, तुम लोग बायर हो, ठीक है? कि बाय करने में इंटरेस्टेड हो, तुमने अगर रिजेक्शन दिखाया, मना किया, तो उसमें कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। एक नॉर्मल, हम अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो जस्ट जनरली पूछ रहे, बस ट्राई करो, सबसे पूछ लो, सबसे पूछ लो। अब देखो कंपनी है, हो सकते ज्यादा मेंबर्स हो, एक एक से ऐसे वन टू वन बातें ना कर पाओ, तो आप ईमेल के थ्रू बोल सकते हो कि मैं इंटरेस्टेड हूँ बेचने में, कोई है, आपका एक ग्रुप हो सकता है, वहां पे आप बातें करिए। फिर जब सबका फॉर्मल रिजेक्शन आ गया, तब जाके आप बाहर बेचो, आपको कोई मना नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास प्रूफ है सबका। सबका फॉर्मल तरीके से ले लेना, प्रूफ ले लेना, अदरवाइज सब क्या बोलेंगे? हमने तो कहा था हम लेंगे, प्रूफ करते रह जाओ फिर, ठीक है? बोल दिया ना। फॉर एग्जाम्पल तुमने बोल दिया कि मैं खरीदूंगी, तो खरीद लो। मुझे तो बेचना था ना, मुझे नहीं बनना अब यहाँ का मेंबर, और मुझे चाहिए पैसे। तुमने अगर खरीद लिया तो मेरी प्रॉब्लम ही खत्म। मुझे तो बाहर जाना मजबूरी थी मेरी, और बाहर भी जाके अब ढूंढना पड़ेगा। बच्चा प्राइवेट कंपनी है, कोई लिस्टेड नहीं है कि मार्केट में जाकर कोई भी आकर खरीद लेगा, बहुत मुश्किल है। आप लोग खरीदोगे तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। इट इज लाइक दो भाई ये घर में रहते हैं, और दोनों के दोनों भाई के बीच में हो गया बंटवारा, ठीक है? अब एक भाई क्या बोलेगा? पहले दूसरे भाई से पूछेगा ना, भाई खरीद लेगा तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर मैं बाहर ढूंढने जाऊंगा तो वो ये घर नहीं लेगा, क्योंकि आधा मिलेगा, पूरा तो वैसे ही नहीं मिल रहा। और रिस्ट्रिक्शंस मिलेंगे, क्योंकि पहले मम्मी पापा ने घर बनाया था, तो भाई साथ में बनाया था अच्छे से। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो रिस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शंस क्या है? प्राइवेट कंपनी है, रिस्ट्रिक्शन क्या बोलता है? शेयर ट्रांसफर करने में रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन है पहले एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर से पूछो, वो रिजेक्ट करेंगे तो बाहर जाने का। रिस्ट्रिक्शन समझ में आया? दूसरी हेडिंग क्या है? लिमिटेशन। लिमिट किस में है? नंबर ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम मेंबर एक कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में कितने होंगे? 200। अब जब हम 200 की काउंटिंग करने जाएंगे, 200 की काउंटिंग करने जाएंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई आपने ना अपने एम्प्लॉयज को देखे, हम अपनी रक्षिता दी को, ओमकार भैया को बहुत मोटिवेट करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते वो हमारी कंपनी छोड़कर जाए। क्यों? क्योंकि भैया आईटेक्स को इतना आगे बढ़ाने में उनका बहुत रोल है। तो हमने उन्हें जस्ट लालच, दुनिया ऐसी चलती है ना, जस्ट लालच कि भाई कहीं और स्विच करके चले जाएंगे, अच्छा पैकेज उनको मिल जाएगा, तो हम सैलरी तो देंगे, लेकिन प्लस हम आपको क्या देंगे? ओनरशिप दे देंगे। हम आपको क्या देंगे? ओनरशिप, ठीक है? तो हमने ओमकार भैया को भी दे दिया शेयर्स, और किसको दे दिया? रक्षिता दी को भी दे दिया। अब ओमकार भैया की तो शादी हो रखी है, भैया ने कहा मैं तो जबलपुर छोड़कर नहीं जा रहा, लेकिन रक्षिता दी की अभी शादी नहीं हुई है। रक्षिता दी ने कहा मैं तो जा रही हूँ गुजरात, हमारी दीदी है ना, गुज्जू है, गुजराती है, तो उनकी शादी गुजरात में हो गई। अब इन्होंने कहा कि भाई आपका एम्प्लॉय पास्ट हो या फिर आपका एम्प्लॉय क्या हो? प्रेजेंट हो, फर्क नहीं पड़ता। इन्होंने कहा कि भाई आपने अपने एम्प्लॉय को क्यों दिया था? क्या पर्पस था, मोटिव क्या था उन्हें शेयर्स देने का? जरा मुझे बताओ। पॉजिटिव था, हमारी कंपनी को छोड़ कर ना जाए।
लेकिन जब हम 200 की लिमिट काउंट कर रहे हैं ना, तो एक ओमकार भैया हो गए और एक रक्षिता दी, तो टोटल कितने हो गए? लिमिट अगर बढ़ती है, प्राइवेट कंपनी हम है ही नहीं, हम प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन बोलता है कि भाई आप बस 200 ही रखोगे, 200 से ज्यादा नहीं। लेकिन मेरे ये दो लोग बढ़ गए, लेकिन क्यों बढ़ गए? क्योंकि हमने अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए दिया है। तो लॉ हमें छूट देता है और बोलता है आप इस चक्कर में भलाई करना ना छोड़ दो। हम नहीं चाहते कि इस चक्कर में भलाई बंद हो जाए, हम चाहते हैं इसे मोटिवेट करना। आप अपने 10 एम्प्लॉयज को दो, 20 को दो, 30 को दो, 40 दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, हम एम्प्लॉय को काउंट करेंगे ही नहीं। अगर उस एम्प्लॉय ने छोड़ दिया, जब दिया था शेयर्स तब वो एम्प्लॉय थी, अब उसने छोड़ दिया तब भी काउंट नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई? अब हम एक तीसरी लड़की को देते, कोई तीसरी दीदी जा चुकी है, अब किसी एम्प्लॉय को तो रखेंगे, रक्षिता दी के बदले हमने किसी को रखा यहाँ पर, ठीक है, उसने काम किया काम किया, अब उसने छोड़ दिया, उसे हमने नहीं दिया शेयर्स, उसने छोड़ दिया और वो कहीं आकर स्विच करती है, फिर वो हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदती है, तो क्या उसको काउंट करेंगे? हाँ, उसको काउंट करेंगे, हाँ। क्योंकि वो, जब हमने शेयर्स दिए थे, नोटिस करना, जब हमने शेयर्स दिए तो शेयर्स देते टाइम पे क्या वो एम्प्लॉय थी? रक्षिता दी थी, ओमकार भैया थे, तो इन्हें काउंट नहीं करेंगे। लेकिन वो लड़की जब हमने शेयर्स दिए उसे बाद में दिया ना, आफ्टर एम्प्लॉयमेंट दिया, तो वो उस टाइम पर नहीं थी, तो वो कंपनी के 200 के क्राइटेरिया में इंक्लूड होगी कि एक्सक्लूड होगी? इंक्लूड होगी। क्या बात समझ में आ रही है? तो आपको बस यही देखना है कि भैया शेयर्स किस टाइम पे दिए थे, उस टाइम पे वो एम्प्लॉय है ना, तो काउंट नहीं करेंगे उसे। शेयर होल्डर हम 200 शेयर होल्डर है वो, लेकिन 200 की काउंटिंग में नहीं है, क्योंकि हम इसे प्रमोट करना चाहते हैं। फिर उन्होंने बोला ज्वाइंट शेयर होल्डर, जैसे रॉकी सर, अभिषेक, रॉकी सर और मैं अक्सर क्या करते हैं, मिलकर शेयर्स के, तो हम ज्वाइंट ओनर कहलाते हैं। तो लॉ की नजरों में इन्होंने बोला कि भैया आप ना सिंगल मेंबर हो, आप सिंगल मेंबर हो, रजिस्टर में जब नाम आएगा तो दोनों का नाम एक साथ लिखा होगा, दोनों का नाम एक साथ लिखा होगा और एक ही कंसीडर किया जाएगा। बस ये बात है, आगे पीछे लिखना है ना, वो मैंने आपको बताया था, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे कि सर ने अगर पहले क्या कर दिया, अपना नाम लिखवा दिया, अब भैया बैंक अकाउंट, हाँ हाँ 10 हो सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस उसको दी जाएगी, इसके अकाउंट में आएगा डिविडेंड, तो जाकर क्या करा लो, इंटरचेंज करा लो जाकर, है ना, अपना नाम पहले करवा लो, ठीक है। नहीं नहीं, जो नजर रखता है स्टॉक मार्केट में, है ना, वही करे तो ज्यादा अच्छा, ठीक है, जो का पार्ट। लेकिन हाँ, ज्वाइंट शेयरहोल्डर को क्या बोला, ज्वाइंट शेयरहोल्डर को क्या बोला, एक ही मेंबर करेंगे। अब 10 लोग मिलकर अगर कंपनी के शेयर्स खरीद रहे, तो हम उनमें क्या 200 है और 10 लोगों ने मिलकर खरीदा, ठीक है, 10 लोगों ने मिलकर खरीदा, है ना, तो उसे हम क्या मानेंगे, एक शेयर होल्डर। तो यहां पर एक ही ऐड होगा ना, तो कितना होगा, 201 होगा कि 210 होगा? लेकिन तब भी तो लिमिट क्रॉस हो रही है ना। फिर कंपनी के पास आता है ऑप्शन, कंपनी के पास क्या आता है, ऑप्शन, या तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जा, क्योंकि प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन क्या बोलती है, मैक्सिमम कितने होंगे, 200, या तो किसी एक शेयर होल्डर को हटा दे। तो अब अगर आपको आगे और शेयर होल्डिंग बढ़ानी है तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो जाओ, नहीं बढ़ानी तो किसी एक को तो कम करना पड़ेगा, ड्रॉप करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो रिस्ट्रिक्शंस किसको लेकर है, शेयर ट्रांसफर को लेके, लिमिटेशन किसको लेके, नंबर ऑफ मेंबर्स को लेके, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 200। अब इस 200 की अगर मैं बात करूं तो पहला उन्होंने क्या बोल रखा है, एम्प्लॉयज को अगर शेयर्स दे, चाहे वो अभी प्रेजेंटली काम कर रहा हो, चाहे वो काम नहीं कर रहा हो, लेकिन क्योंकि उसके एम्प्लॉयमेंट के कारण आपने उसे दिया था, तो यस उसे 200 की काउंटिंग में वो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर से मना नहीं करे, उसको डिविडेंड मिलेगा, सब मिलेंगे, मीटिंग में उसे बुलाया जाएगा, लेकिन वो 200 की बस काउंटिंग में नहीं आएगा। फिर जो ज्वाइंट शेयर होल्डर होगा उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, एक ही कंसीडर करेंगे। फाइनली अब आ जाओ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिट कर रखा है, किस चीज को प्रोहिबिट कर रखा है, इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर एनी सिक्योरिटी शेयर्स डिवेंचर। भाई प्राइवेट कंपनी है, इसको प्रोहिबिट तो करेंगे, प्रोहिबिट मतलब क्या, टोटल आपको मना करके रखा है, आप जनता को अप्रोच नहीं कर सकते पैसे के लिए। अगर जनता को अप्रोच ही करना है तो फिर आप काहे के प्राइवेट कंपनी, आपको क्या बनना चाहिए था, पब्लिक कंपनी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको याद रखनी है, पहला, दूसरा, तीसरा। रिस्ट्रिक्शन किस में है, शेयर ट्रांसफर करने को लेकर, और उसमें ये वाली बात है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से पूछो। लिमिटेशन किस में, नंबर ऑफ मेंबर्स को लेकर, जिसमें बोला 200, और उसमें भी 2 बातें बताई, जिसमें से पहली बात क्या बताई इन्होंने, और दूसरा प्रोहिबिशन, किस चीज को लेकर प्रोहिबिट कर रखा है, जनता को इन्विटेशन मत दो पैसे के लिए, ठीक है। चलो, अगर ये डेफिनेशन समझ में आ गई है तो अब आप देखो,
प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे, प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में लिखा रहता है, कोई भी कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, ठीक है, तो उसके तो पहले नाम से पता चल जाएगा आपको, नाम से पता चलेगा XYZ प्राइवेट लिमिटेड, और साथ ही में उसके आर्टिकल में लिखा होगा, आर्टिकल में लिखा होगा पहला रिस्ट्रिक्ट करना, दूसरा लिमिट करना, और तीसरा, सॉरी, पहला रिस्ट्रिक्ट करना, दूसरा लिमिट करना, और तीसरा प्रोहिबिट। यही तो चीज हमने पढ़ी ट्रांसफर को लेके, यही तो चीज पढ़ी हमने 200। फिर उन्होंने दो बातें, मैंने क्या पढ़ाया था, दो बातें थी, एक क्या एम्प्लॉइज को लेकर, और दूसरा सिंगल मेंबर, अगर ज्वाइंट में है तो उसे क्या ट्रीट किया जाएगा, सिंगल। तो यही डेफिनेशन हमने पढ़ी। अब ये डेफिनेशन तो हमने यहाँ पर पढ़ ली। इंपॉर्टेंट बात ये है, the word private limited must be added at the end of its name. लॉ बोलता है कि आपको क्या करना है, प्राइवेट लिमिटेड लिखना है। अब आपका एक होमवर्क है, आज घर जाओगे, जब घर जाओगे ना, ठीक है, सामने ही देखना, कभी कभार थोड़ी बहुत कहीं रुकते हो तो आजू बाजू की दुकानें देखना या आजू बाजू के ऑफिसेस देखना, देखते वक्त ये नोटिस करना कि कितनी कंपनीज आपके आईटेक से आपके घर तक के बीच में कितनी कंपनीज आपने देखी, ठीक है, और उस कंपनी की फोटो खींच लेना रुक कर, है ना, बिल्कुल ऐसे नहीं कि भाई गाड़ी चलाते चला ऐसे फोटो खींच रहे, है ना, और एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी किसी ने फोटो खींच ली फिर, है ना, तो क्या करोगे, रोकोगे, और जो भी आपको कंपनी दिखेगी उसकी फोटो खींचेंगे, ठीक है। जिसके घर के और क्लास के बीच में बहुत सारी कंपनीज है तो बच्चा मैक्सिमम बस 5 फोटो खींचना, ठीक है, और बाकी कल मुझे आकर बताओगे कि किसके बीच में कितनी कंपनीज बनी, और मुझे बस फोटोज दिखा देना, ठीक है। अब कंपनी मतलब क्या होता है, जिस कंपनी के पीछे क्या लगाओ, या फिर क्या लगा, लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल ABC प्राइवेट लिमिटेड, ABC लिमिटेड, कैसे पता चलता है कि ये कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड लगाओगे या फिर लिमिटेड, ठीक है। किसी किसी में लिखा होगा NB कंपनी, क्या वो कंपनी है क्या, ठीक है। अब फोटो खींचते वक्त ये ध्यान रखना कि वो सच में कंपनी है कि नहीं, और अगर आपको डाउट होगा तो आप बस क्या कर आएंगे, उसकी फोटो खींच लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मिल गया आपको कि दीदी उसमें लिखा था कहते मनोज एंड सन्स कंपनी, तो क्या ये कंपनी है क्या, नहीं है वो, लेकिन आप उसकी भी फोटो खींच कर लाएंगे। आपको ये पता चलेगा कि कोचिंग और आपके घर के बीच में इस टाइप की कंपनीज बहुत कम है, ना के बराबर है, इस टाइप की कंपनीज बहुत ज्यादा दिखेंगे जो एक्चुअल में कंपनी है ही नहीं, वो बस क्योंकि अपने नाम के पीछे कंपनी वर्ड यूज कर लेते हैं। उस कंपनी का मतलब क्या, साथ में काम कर रहे हैं, कंपनी वर्ड का मतलब बताया क्या होता है, कंपनी साथ में। आए दिन जो तुम लोग है ना मूवी देखते वक्त घूमते वक्त जो कंपनी लेते रहते हो, उसी कंपनी की बात कर रहे हैं वो, कि भैया A और B साथ में कंपनी दे रहे एक दूसरे को, वो वाली कंपनी नहीं जो हम कंपनीज एक्ट पढ़ रहे। तो फोटो में ये वाली चीजें भी खींच के लाना, ठीक है, और हम देखेंगे कि कितनी फेक कंपनीज आपके आजू बाजू ही दिख रही है। तो ये होमवर्क रहेगा, कितनी कंपनीज, 5 तो एटलीस्ट मिनिमम 5 तो लेकर आओ, ठीक है। चलो, कैसे पता चलेगा वो, प्राइवेट और पब्लिक लगा होना चाहिए, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, प्राइवेट कंपनी की बात करी, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन समझ में आ गई, प्राइवेट कंपनी के एंड में प्राइवेट लिमिटेड लगता है, ये समझ में आ गया। तीसरी चीज, कितने डायरेक्टर्स होते हैं, कितने डायरेक्टर्स होते हैं, 2। आ जाओ, सेक्शन 149, अभी सेक्शन 149 याद रखने की जरूरत नहीं है। प्राइवेट कंपनी शेल हैव मिनिमम नंबर ऑफ, क्या लिखा है, 2 डायरेक्टर, दी ओनली 2 मेंबर में ऑल्सो, क्या लिखा है, 2 डायरेक्टर ऑफ द प्राइवेट कंपनी, ठीक है। आपने प्राइवेट कंपनी बनाई, 2 सब्सक्राइबर ढूंढे, उनको मेंबर्स बनाया, और उन्हीं को क्या कर दिया, डायरेक्टर बना दिया, उन्हीं मेंबर्स को क्या बना दिया आपने, डायरेक्टर्स बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बस क्या बोल दिया, हम एग्जाम्पल दे रहे लाइफ है ना स्टाइल इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब देखो ये इससे पता चल रहा है आपको ये क्या है, कंपनीज है, ठीक। तो यहाँ पे बस कंपनी का नेम देके आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हेडिंग बताओ क्या लिखा है, पहला क्या लिखा है, रिपीट नहीं है, मिनिमम मेंबर कितने, मैक्सिमम कितने, जब 200 की काउंटिंग होगी तो किसे एक्सक्लूड किया जाएगा, पास एम्प्लॉइज और प्रेजेंट एम्प्लॉय जिनको शेयर्स मिले, ठीक है। और ज्वाइंट शेयर होल्डर को क्या करेंगे, रिपीट,
एग्जेम्पशन कैन नॉट बी क्लेम बाय द फर्स्ट बीइंग, क्या लिखा है? चलो रुक जाओ, पहले इसे पढ़ने से पहले इसके पढ़ो जरा इसे। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, याद रखना, ठीक है? क्या लिखा है? कैन नंबर ऑफ डिबेंचर होल्डर एक्सीड द लिमिट ऑफ 200? हमने डेफिनेशन में साफ पढ़ा, मेंबर्स की बात हो रही थी, मतलब शेयर होल्डर्स। मेंबर्स की बात हो रही थी, मतलब कौन? शेयर होल्डर। ये डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं? क्रेडिटर, जिनसे लोन लिया है ना। इट मे बी नोटेड दैट ओनली द नंबर ऑफ मेंबर लिमिट है 200। मेंबर्स की बातें हो रही है। इशू डिबेंचर इन एनी नंबर ऑफ शेयर्स, भैया ये अगर 400 भी है इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि वो तो क्या है, क्रेडिटर्स हो गए ना। एग्जाम में घुमा फिरा कर दे रखा होगा, एक प्राइवेट कंपनी है, उस प्राइवेट कंपनी में उन्होंने डिबेंचर 400 रख लिया, अब ये वॉयलेशन हो चुका है, ठीक है? बीइंग अ सीएस आप बताइए कि एक शेयर होल्डर ऑब्जेक्शन रेज करे, वॉयलेशन नहीं है, तो बीइंग अ सीएस आप बताइए ये वॉयलेशन है कि नहीं? तो आपका आंसर क्या होगा? वॉयलेशन नहीं है, क्योंकि डिबेंचर होल्डर तो 400 500 1000 कितने भी हो सकते। लिमिट किसकी थी? नंबर ऑफ मेंबर्स, और वो मेंबर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर होते हैं। तो घुमाने के लिए आपको है ना, बस रीड करना है कि भैया मेंबर लिखा है कि डिबेंचर होल्डर्स लिखे, शेयर होल्डर्स लिखे, आपको ये तो नोटिस करना पड़ेगा, ठीक है? ऊपर वाला स्टेटमेंट और रीड करेंगे। Past employees of the company for the benefit of the exemption being available to the company, such employees must have been member while they were in the employment। वही वाली बात कि जिन एम्प्लॉय को हमने दिया, जिन एम्प्लॉय को दिया, हमारी कंडीशन क्या है? वो क्या होना चाहिए? जब दिया था उस टाइम पर एम्प्लॉयमेंट में होने चाहिए। कंटिन्यू एज अ मेंबर आफ्टर सीजिंग टू बी एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, उसने छोड़ भी दिया तो भी कोई फर्क पड़ता नहीं है। जैसे मेरे एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था, रक्षित दी ने छोड़ दिया तो भी वो हमारी कंपनी का शेयर होल्डर है, और 200 की काउंटिंग में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है? Therefore, it may be interpreted that exemption cannot be claimed by the first being enrolled as a member. Then क्या लिखा है? इंडक्टेड एज अ एम्प्लॉय। ये कौन सी वाली बात है? रक्षिता दी के जानने के बाद मैंने किसी और फीमेल एम्प्लॉयज को रखा, वो छोड़ देती हैं, वो छोड़ देती हैं, ठीक है? छोड़ने के बाद उन्हें अगर हम क्या देते हैं? अपनी कंपनी के शेयर्स देती है। तो अब इन्होंने साफ बोला है कि भैया आप पहले क्या बने? मेंबर बने हो, ठीक है? तो अगर आपकी मेंबर की बात अगर पहले हो जाती है तो फिर हम आपको ये फायदा उठाने नहीं देंगे। कुल मिला के आप पहले एम्प्लॉय थे, बाद में मेंबर बनते हो तो फायदा मिलेगा। समझ में आया? पक्का? हेडिंग बताओ क्या लिखा है? लिमिटेड लाइबिलिटी स्ट्रक्चर मतलब सिंपल, शेयर होल्डर की लाइबिलिटी क्या है? लिमिटेड। 100 रुपए का शेयर तो 100। हम प्राइवेट कंपनी के क्या पढ़ रहे हैं? कैरेक्टर 6। पहला कैरेक्टर 6 क्या है? मेंबर की लाइबिलिटी इन सॉरी लिमिट ऑफ मेंबर्स बोले 2 और 200, ठीक है? एक्सेप्शन, कुछ सुना सुना सा लग रहा है एक्सेप्शन, कुछ 6 महीने, पूरा रिपीट है, अभी इन्होंने कहा ये रिपीट पढ़ सकते हो। पब्लिक कंपनी को लेकर 7 था, प्राइवेट कंपनी को लेकर 2 था, 2 का वो 1 हो गया। हम 6 महीने का समय देंगे, 6 महीने के समय में अगर 2 कंटिन्यू होता है तो वेरी गुड, अदरवाइज हम क्या करेंगे? मेंबर की लाइबिलिटी फिर लिमिटेड नहीं है, ठीक है? हाँ हाँ, आप फिर अपने आप को ओपीसी करवा लो, फिर कोई टेंशन नहीं है। या तो ढूंढ निकालो, या तो अपने आप को ओपीसी, या तो अपनी कंपनी बंद कर दो, कोई नहीं मिल रहा हमें नहीं करना कंटिन्यू, सोल प्रोप्राइटर बन लो। फिर आपको अपनी कंपनी को वाइंड अप करवाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा एज पर लॉ, ठीक है? चलो, सेम बात है। ये क्या लिखा है? परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? कंपनी हमेशा क्या है? फॉर एवर आते जाते रहेंगे। ये क्या लिखा है? इंडेक्स ऑफ मेंबर। वेरी गुड, उसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ मेंबर। कंपनी का एक रजिस्टर होगा जिसमें मेंबर की पूरी लिस्ट होगी, ठीक है? तो इंडेक्स लिखा है, इंडेक्स मतलब जो भी कंपनी का मेंबर बनेगा तो उसका एक रजिस्टर मेंटेन होता है, ठीक? मेंटेन द इंडेक्स ऑफ द मेंबर्स इज नॉट नेसेसरी इन केस ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर ऑफ द कंपनी इज लेस देन 50। अगर बहुत ज्यादा नहीं है, कम है, तो फिर आपको इंडेक्स इंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक? चलिए, नेक्स्ट क्या लिखा है? कितने डायरेक्टर्स होते हैं? 2। पेड अप कैपिटल, अभी ऐसा कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले एक जमाने में होता था, पुराने कंपनीज एक्ट में होता था, 1 लाख की लिमिट दी जाती थी। अभी ऐसी कोई लिमिट नहीं है, मतलब अगर प्राइवेट कंपनी अगर चालू करोगे तो कम से कम 1 लाख का कैपिटल लगाओ, ऐसी लिमिट थी पहले। लेकिन अभी उन्होंने क्या लिखा है?
कोई अभी मिनिमम नहीं है। 10,000 से चालू करना है 10,000 से करो, 5,000 से करना है 5,000 से। पहले लिमिट थी मिनिमम कितना पैसा लगाना पड़ेगा, 1 लाख। मतलब सारे जितने भी प्राइवेट कंपनी में दो लोग, आशी और मैं, दो लोग प्राइवेट कंपनी खोलते। तो मैंने कहा कि भैया 1 लाख, लॉ क्या बोलता है 1 लाख लाने का, तो ये 50 ला रही, मैं 50। लेकिन अभी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है तो भैया हम लोग 10,000 से भी कंपनी खोल सकते हैं, 20 से भी खोल सकते हैं, 40 से, 50 से, कितने से भी खोल सकते हैं, और 1 करोड़ से भी खोल सकते हैं, मर्जी हमारी। नेक्स्ट हेडिंग क्या लिखा है, प्रोस्पेक्टस क्या होता है, एक डिटेल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें अच्छी अच्छी बातें लिखते हैं। अब देखो पब्लिक कंपनी जब आईपीओ लेके आती है तो वो देगी, लेकिन प्राइवेट कंपनी भी बनाती है क्या, वो तो आईपीओ नहीं लाती। लेकिन प्रोस्पेक्टस तो हम बनाएंगे ना, एक प्राइवेट पर्सन को भी दिखाएंगे, हमें किसी से लेना है पैसे, ठीक है। मैंने बोला मुकेश अंबानी आईटेक्स को पैसे की जरूरत है, लो हमारा प्रोस्पेक्टस देखो और आकर हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। मतलब हमारे बारे में कुछ अच्छी बातें लिखी होंगी जिससे अट्रैक्ट होगा सामने वाला। प्रोस्पेक्टस इज अ डिटेल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। इन केस ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड क्या लिखा है, हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हमें अट्रैक्ट नहीं करना, हम आईपीओ नहीं लाते। हम अगर आईपीओ नहीं लाते तो हम उनके जैसा प्रोस्पेक्टस नहीं बनाते, हम पब्लिक कंपनी जैसा प्रोस्पेक्टस नहीं बनाते। तो इन्होंने बोल दिया हम जो डॉक्यूमेंट देंगे, जो मैं मुकेश अंबानी को जो डॉक्यूमेंट दूंगी उसे लीगली प्रोस्पेक्टस नहीं बोला जाएगा। वापस, मैं किसी प्राइवेट पर्सन को बोल रही हूँ आओ मेरी कंपनी में पैसा लगाओ, तो इसे एक नॉर्मल डॉक्यूमेंट दूंगी। लेकिन जो प्रोस्पेक्टस टर्म यूज होता है वो किसके लिए होता है, पब्लिक कंपनी के लिए होता है जब वो आईपीओ लेके आती है। लेकिन प्राइवेट कंपनी एक सिंपल नॉर्मल डॉक्यूमेंट देके अपना काम चलाती है। लेकिन फॉर्मल तरीके का जो प्रोस्पेक्टस टर्म यूज होता है फॉर दी पब्लिक कंपनी, ठीक। डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर कर रहे हैं ना क्या हमारी कंपनी में पैसा लगाओ। नेक्स्ट क्या लिखा है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस बोले तो बिजनेस स्टार्ट करना। चलो, a declaration is filed by the director within the period of, कितना ड्यूरेशन दे रखा है 180 days। कहां से, द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आज आपने अपने क्लाइंट की कंपनी बनाई, यहां से 180 डेज, अप्रॉक्स मंथ में बता सकते हो, 6 महीने, ठीक है। चलो मैं ये मान के चलो अगस्त चल रहा है, ठीक है। 6 महीने कब खत्म हो रहे हैं आपके, फेब तक जा रहे हैं, ठीक है। अब किसी ने अगस्त गिना है किसी ने नहीं गिना, मान के चलो अगस्त गिन रहे हो, अगस्त सितंबर, ठीक है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, ठीक है। अब 6 महीने, लेकिन आपको मैंने बस अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा कि बच्चा 6 महीने मंथ में मुझे बताओ, लेकिन एग्जाम में 6 महीने नहीं लिखना, एग्जाम में आपको 180 डेज ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि महीने में क्या होता है कभी कभार 30, 31, और फरवरी तो वैसे ही कभी 28 हो जाता है, कभी 29 होता है। तो डेज हमें चाहिए, एक एक दिन हमारे लिए कीमती है, ठीक है। हम मंथ के क्राइटेरिया में नहीं फंसते। वापस आओ, डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा, ये डिक्लेरेशन देने का समय उसे कितना दिया गया है 180 डेज। 180 डेज कहां से, जब भी उसकी कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, रजिस्टर्ड हो जाएगी, जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाएगी उसे सिन नंबर मिलेगा। रजिस्ट्रार कौन होता है, रजिस्ट्रार आरओसी, रजिस्ट्रार दैट एवरी सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। आपकी प्राइवेट कंपनी है तो हमारे एग्जांपल में अभी हम 2 सब्सक्राइबर रख रहे हैं। सब्सक्राइबर कौन होते हैं, जो इनिशियल लेवल में है ना कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करते हैं। पेड द वैल्यू ऑफ द शेयर अग्रीड, हम दो लोगों ने कितना, जैसे आशी और मैंने प्राइवेट कंपनी खोली, ठीक है। हमारा डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा, मैंने कहा कि मैंने 70,000 रखे और तुमने कितने लिए भाई 30,000 लिए, ठीक है। 10,000 का हमने चालू किया जिसमें से मेरा रेशियो कितना है 70,000, सॉरी 7,000 का, ठीक है, और इसका कितना है 3,000 का। तो डायरेक्टर डिक्लेरेशन देगा, आरओसी को बताएगा कि भाई इनके बीच में कितने शेयर्स है ना आपस में ये लोग क्या करें डिवाइड करें। शेयर agreed to be taken by him on the date of making such declaration and the company has filed registrar a verification of registered office। एक्चुअली में क्या रजिस्टर्ड ऑफिस है, क्योंकि फेक कंपनी बहुत ज्यादा घूम, फेक कंपनी बनी रहती है। फेक कंपनी क्या होती है, रिकॉर्ड में बस दिख रही है आपको शेल कंपनी, ठीक है। रिकॉर्ड में दिख रही है मतलब क्या, पेपर में आपको दिख रही है, डॉक्यूमेंट में दिख रही है कि हाँ ये कंपनी बनी है कंपनी, लेकिन उसका कोई फिजिकल ऑफिस दिख ही नहीं रहा है, मतलब आपने एक फेक कंपनी बनाई। तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, कंपनी हैज फाइल्ड, रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन ऑफ इस रजिस्टर्ड ऑफिस। तो कुल मिलाकर हेडिंग क्या लिखा है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। आज आपने कंपनी बना दी, काम खत्म नहीं हुआ, सीएस का काम तो अब चालू है ना, आपने कंपनी बना दी, अब कंपनी को चलाना भी तो है। तो पहले हमने कंपनी बनाई और फिर तुरंत डायरेक्टर को क्या बोला, डायरेक्टर को कुछ नहीं पता, डायरेक्टर को हम क्या बोलेंगे कि भाई तेरे पास कितना समय है 180 डेज। आप डायरेक्टर्स को बोलोगे, हो सकता है हम दोनों ही डायरेक्टर बन जाए।
प्राइवेट कंपनी, छोटी इस कंपनी में क्या होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही अक्सर क्या बन जाते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, लेकिन वो चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारी ये कंपनी है, 2 मेंबर हमने अलग रखे और 2 डायरेक्टर अलग रखे, हम चाहे तो ये क्या कर सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं। चलिए, अब इस मेंबर्स हमने पूछा, अभी मैं एग्जाम्पल में अलग अलग कर रही हूँ, ठीक है। अभी हमने क्या किया, मेंबर से पूछा भैया आपके पास कितने शेयर्स है, तो हमने रेशियो डिवाइड किया 70,000 और 30,000, ये एक है और ये बी है, ठीक है, 2 मेंबर के शेयर्स। तो अब डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि ये रेशियो शेयर्स जो वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करे, वो किसे इन्फॉर्म करेंगे, आरओसी को। डायरेक्टर ये आरओसी को कितने दिन में इन्फॉर्म करेगा, 180 डेज। लेकिन तुम्हें लगता है कि डायरेक्टर को इतनी सारी खबरें हैं, इतनी सारी बातें पता है, ये काम कौन करवा रहा होगा, सीएस। सीएस बोलेगा ना भैया डायरेक्टर, कंपनी तो अब ओपन हो गई है, पहली फुर्सत में इन शेयरहोल्डर से पता लगाओ कितने कितने शेयर्स आप दे रहे हो, और फिर ये आरओसी को हम क्या करेंगे, साथ में इन्फॉर्म। और ये तो इन्फॉर्म करेंगे साथ में एक और चीज बताएंगे कि भैया हमारा ऑफिस खुल चुका है, रजिस्टर ऑफिस फिजिकल है, आकर आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। तो दोनों चीजें साथ में, तो 180 डेज में हम बताएंगे हमने काम चालू कर दिया, इतना इतना पैसा दोनों का लग चुका है और हमारा ऑफिस इस जगह पर चल रहा है। कंपनी का एक नाम होगा, कंपनी का जो नाम होगा कैसे पता चलेगा वो प्राइवेट है कि पब्लिक, प्राइवेट लिमिटेड लगा होगा। तो अभी हमने क्या पढ़े, कैरेक्टरिस्टिक्स। इन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या पढ़ा हमने, लिमिट किसमें, मेंबर्स में, क्लिक हो रहा है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। सेकंड हेडिंग क्या है, मेंबर की लाइबिलिटी क्या है, लिमिटेड, जनरल रूल, एक्सेप्शन कहां हो जा रही थी, जब लोग कम हो जा रहे थे, मेंबर्स कम हो जा रहे थे तब। प्राइवेट कंपनी क्या है, गोइंग कंसर्न है। इंडेक्स, बच्चों थोड़ा मुझे बताओ, आपकी बुक होती है, इंडेक्स होता है, बताओ इंडेक्स का क्या काम है, आसानी से चैप्टर में पहुंच सको, उस पेज में पहुंच चुको, यही होता है ना इंडेक्स का रोल। इन्होंने कहा कि भाई आपकी कंपनी में 200 शेयर होल्डर्स है, चलो 150 कर लेते, मैक्सिमम 200 थे, मैंने क्या बोला 150 है, ठीक है। अब मुझे एक एक मेंबर के बारे में जानना है, तो पहले क्या बनाओ, इंडेक्स बनाओ, कि भैया ए के बारे में जानना है ना तो इस पेज में मिलेगा, सी के बारे में जानना है, बी के बारे में, जेड के बारे में जानना है तो इस नंबर में मिलेगा, बात समझ में आ रही है। लेकिन उन्होंने कहा कि भैया मेंबर कम है, कितने हैं, 50 से कम है, तो इंडेक्स विंडेक्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो दो चीज कह रहे, एक रजिस्टर बनाओ जिसमें पूरा नाम, पता, एड्रेस, जितने शेयर्स लेके कितने पैसे दे रखे, इसकी पूरी डिटेलिंग, मेंबर का नाम और पूरी डिटेलिंग होगी। अगर ज्यादा लोग हैं तो इंडेक्स भी बताओ ताकि आसानी से उस नाम तक पहुंच सको, नहीं तो बस पन्ने पलटते रह जाओगे भाई, ढूंढते रह जाओगे नाम। अगर ज्यादा लोग हैं ही नहीं, 50 से कम है, तो इंडेक्स विंडेक्स नहीं बनाओ, लेकिन रजिस्टर तो बनाना पड़ेगा, रजिस्टर बनाना, और रजिस्टर में इंडेक्स कब बनाना है, जब 50 से ज्यादा मेंबर्स होंगे। बात समझ में आ रही है, चलो फिर क्या लिखा है, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होते हैं, अब जो स्टार्टिंग के सब्सक्राइबर्स होते हैं उन्हीं को मैं डायरेक्टर भी बना सकती हूँ। नेक्स्ट क्या लिखा है, अभी कोई है क्या ऐसी रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रोस्पेक्टस टर्म जो यूज होता है वो हमेशा पब्लिक कंपनी के लिए फॉर दी आईपीओ, लेकिन हाँ प्राइवेट कंपनी मुझे अगर किसी तीसरे पर्सन को लेके आना हो तो उनको नॉर्मल डॉक्यूमेंट होता है, प्रोस्पेक्टस टर्म यूज नहीं करते। नेक्स्ट क्या लिखा है, क्या बोल रखा है, कंपनी को क्या करना है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट का नाम दे रखा है, हैविंग शेयर कैपिटल कैन नॉट कमेंस एनी बिजनेस एक्सरसाइज एनी बोरिंग पावर, वो काम चालू नहीं कर सकती जब तक पहले क्या ना दे, डिक्लेरेशन। उस डिक्लेरेशन में वो क्या बताएगी कि किसने कितना कितना शेयर अग्री कर रखा है, और डिक्लेरेशन देगी कि हाँ भाई हमारा काम चालू हो गया है, ऑफिस चालू हो चुका है। जब वो ये सारे काम करेगी तब वो काम कर सकते हैं, अदरवाइज काम करना अलाउड ही नहीं। तुमने आरओसी ऑफिस को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी नहीं तो हम आपको काम चालू करने देंगे नहीं। और फाइनली उन्होंने क्या बोला कि भाई कोई भी कंपनी उसके नाम से आइडेंटिफाई होती है। समझ में आया, तो ये था प्राइवेट कंपनी की डिटेल, ठीक है। लेकिन अभी डिटेल खत्म नहीं हुई है, लेकिन आज नहीं पढ़ा रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, बस हेडिंग देखो। प्राइवेट कंपनी को क्या मिलती है, बहुत सारी प्रिविलेजेस, मतलब बेनिफिट्स, एडवांटेज, छूट मिलती है। तो पहले पढ़ेंगे मीनिंग, फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसको क्या बेनिफिट्स मिल रहे, ऐसे डिटेल डिटेल हर किसी में हम जाएंगे। तो अभी पहला हमारा टॉपिक प्राइवेट है, फिर ऐसे ही पब्लिक, गवर्नमेंट, ऐसे सब में डिटेल में हम पढ़ेंगे। समझ में आया, चलो तो आज की सभा यहाँ समाप्त होती है।